Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we will discuss about metal and non metal. ये रहा चैप्टर है जी आपका इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए। तो जी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हम शुरुआत कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल से आज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो हाइड्रोजन गैस है, जब बहुत सारे जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस क्यों नहीं होती। तो इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं पहले आंसर की। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, क्या होता है बेटा, इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब ये रिएक्ट करता है कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से, तो ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट इनटू वाटर। किसमें चेंज कर जाता है बेटा, वाटर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है कि जब बहुत सारे मेटल रिएक्ट करते हैं किससे, नाइट्रिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व क्यों नहीं होती, वो क्यों नहीं बनती। तो इसका जो रीजन है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3। क्या होता है बेटा, तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कर देता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ऑक्साइड को आप कंसीडर कर रहे हो एम्पिरिटिक ऑक्साइड में। पहले तो आपको पता होना चाहिए एम्पिरिटिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्पिरिटिक ऑक्साइड वो होते हैं जब कोई भी ऑक्साइड, आपके सच ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट कर लेता है, सोल्ट और वाटर। अब आप ये कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड को आपने क्यों लिया है, जिंक ऑक्साइड को, क्योंकि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट, जो जिंक ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है किससे, बोथ, दोनों से रिएक्ट कर लेता है इजीली, किससे, एसिड एज वेल एज बेस, एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, सोल्ट एंड वाटर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं जी। आप सभी को पता है एम्पिरिटिक ऑक्साइड क्या होता है, ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन जो पूछा गया आपको वो समझ आना चाहिए, ठीक है जी। ए पीस ऑफ कैल्शियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैल्शियम है आपका, वो पानी पे फ्लोट करता है, क्या करता है जी, व्हेन इट ड्रॉप इन वाटर, जब पानी के ऊपर वो छोड़ा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है वाटर का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। हाइड्रोजन बबल्स के कारण ऐसा होता है। क्लियर है बेटा। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये है, एक मेटल एक्स कंबाइन विद ए नॉन मेटल वाई। अब एक मेटल एक्स है, अब ये नहीं पता कौन है, वो कंबाइन हो रहा है किससे, एक नॉन मेटल से, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड, और वो जेड बना रहा है। तो आप यहां पे देखो जी, एक मेटल एक्स है और वो नॉन मेटल वाई, तो एक्स मेटल है और वाई आपका, और वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड जेड बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा, आपसे कह रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ उनमें कौन सा बनेगा, टाइप ऑफ। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मेटल एक्स हमने अपनी तरफ से ले लिया Na, क्या ले लिया जी, Na, क्योंकि मेटल सोडियम होता है, ठीक है, कुछ और भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो। वैसे वाई हमने क्या ले लिया, Cl, क्या ले लिया जी, क्लोरीन गैस होती है, नॉन मेटल होता है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एक कंपाउंड बनेगा NaCl, क्या बनेगा, वेरी गुड। तो क्वेश्चन की गहराई को समझना, कुछ नहीं होता बोर्ड में, कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये एक मेटल एक्स कंबाइन हो रहा है वाई के साथ में, और देखो बोर्ड वाला चाहता तो आपको डायरेक्ट NaCl दे सकता था, लेकिन यही बोर्ड वालों की खूबसूरती होती है, प्री बोर्ड वालों की वैसे, कि वो क्वेश्चन को ऐसा बना देते हैं कि आपको लगातार कभी पढ़ा ही नहीं हो रहा, आसान होता है। हालांकि वो एक मेटल ले लिया Na, वाई ले लिया Cl, कंपाउंड बन गया ये। अब आपसे कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता हूं, लेकिन पूछा नहीं है उसने कि सोडियम की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट 11 होते हैं, लेकिन आउटरमोस्ट में कितने होते हैं बेटा, एक। क्या होता है 281, तो यहाँ पे हमने एक ले लिया जी। क्लोरीन की बात करते हैं, नंबर होता है 17, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं बेटा। तो क्लोरीन के एंड में कितने बनाएंगे जी हम, 5, 6, 7, और एक इलेक्ट्रॉन वो से। तो यहाँ पे जो बात हो रही है शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है जी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जी, ट्रांसफर हो रहा है। तो मेटल ने नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करा, ट्रांसफर करा, क्या करा जी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं जी, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे ये बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन शेयर होते आपस में तो उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो आपने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ, कार्बन एंड
कंपाउंड में। तो आपसे पूछा स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो पहले का आंसर क्या आएगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। क्या आएगा बेटा? जो जेड बना है ना इनके बीच में, दोनों के बीच में जो बनेंगे, ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है जी क्वेश्चन? फिर आपसे कह रहा है फिजिकल नेचर बताओ जेड की। जो आपका जेड है NaCl वो क्या है? NaCl क्या है जी? एक सोल्ट है ये, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है या इसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ भी बता सकते हो फिजिकल नेचर में। आप ये भी कह सकते हो इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की खासियत होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। अब आपसे पूछेगा विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होते। तो आपसे पूछा क्या होंगे, तो आप लिखोगे नो। तो सी का आंसर ही आएगा नो, नहीं होंगे जी। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी। एक मेटल रिएक्ट वोलेंटली विद कोल्ड वाटर। किससे रिएक्ट कर रहा है वो? कोल्ड वाटर से। मैं पहले एक चीज बता दूंगा आपको, ये जो क्वेश्चन आया ना ये एनसीईआरटी से आया, लेकिन बहुत घुमा के आया। अब वाटर हमारे एनसीईआरटी में 3 प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। कितने प्रकार से? यदि आप नॉर्मली देखो तो एक बताया गया एनसीईआरटी में कोल्ड वाटर, एक बताया गया हॉट वाटर और एक बताया गया स्टीम वाटर। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है आप तीनों वाटर को पढ़ के चलो, क्योंकि बोर्ड में कोई से भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे प्री बोर्ड में नहीं आया ना लड़कियों लड़कों में, ये प्राइवेट वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपके में भी आ सकता है। कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट करते हैं वो सोडियम करता है और पोटेशियम करता है और लिथियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाली एलिमेंट है। हॉट वाटर से जो हॉट वाटर से करते हैं या कैल्शियम भी आ सकता है इसकी जगह। हॉट वाटर लिथियम नहीं आएगा, सॉरी। हॉट वाटर से कौन सा करता है? सिर्फ मैग्नीशियम। कौन सा करता है बेटा? मैग्नीशियम। और स्टीम वाटर से आपका आयरन करता है, जिंक करता है, और तो ये एलिमेंट पता होना चाहिए। बेसिकली वो है जो, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेटल ए जो रिएक्ट किससे करता है? कोल्ड वाटर से। तो कोल्ड वाटर से कोई से ले लो, आपकी इच्छा है। तो आपने यहाँ पे ले लिया Na, और Na ही क्यों लिया? क्योंकि अगले स्टेटमेंट दे रहा कि वो कैचिस फायर, आग भी पकड़ लेता खुले में रखने में, और ये आप पढ़ते हो आए हो। तो मेटल ए जो होगा हमारा आंसर में क्या होना चाहिए बेटा? वो सोडियम। वेरी गुड। क्या होना चाहिए? क्योंकि ए का नाम पूछा उसने। समझ रहे बात को? रिएक्शन नहीं पूछी, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, आनी चाहिए आपको। सोडियम की अभिक्रिया किससे करवानी है? वाटर से। किससे करवानी है? वाटर से। तो क्या बनेगा जी आपका? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में। क्लियर है जी? कोई डाउट? बी आपसे कह रहा है एक मेटल बी है, क्या है जी? अब वो वाटर जब रिएक्ट करेगा तो स्टार्ट फ्लोटिंग करता है। हम हाल में पढ़ के आए हैं कि कौन सा मेटल ऐसा है जो पानी सतह पे तैरता है, फ्लोट करता है? कैल्शियम। वेरी गुड। तो मेटल देखो सारा कंसेप्ट वही होता है, घुमा के आ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे जो पेपर में आए हुए हैं अभी इस बार के। तो मेटल बी जो है वो कौन सा होगा बेटा? कैल्शियम। जो आपका मेटल बी होगा वो कैल्शियम होगा। कैल्शियम की अभिक्रिया किससे करवानी है? वाटर से। और जब वाटर से अभिक्रिया करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2, क्योंकि वैलेंसी +2 होती है, इसकी यहाँ पहुंच जाएगी बेटा। समझ में आ रहा है? सी पार्ट में जाते हैं हम। द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट। अब मेटल सी है ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर से, तो बचा कौन सा? स्टीम वाटर ही बचा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। तो मेटल सी आपने ले लिया Fe। क्या ले लिया बेटा? और जब Fe की अभिक्रिया करवाओगे वाटर से तो ये अभिक्रिया को लर्न करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि Fe3O4 क्या आता है बेटा इसमें? Fe3। क्लियर है जी? तो ये वाटर वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन के साथ लेते हुए डिफरेंस बताना किसमें? रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन। आप डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन वो कह रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, 2 डिफरेंस बताने हैं, लेकिन आपको एक डिफरेंस में क्या आना चाहिए? उसकी केमिकल, तब आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम रोस्ट, फिर डालोगे। तो इनमें जब डिफरेंस पूछा गया तो सबसे पहला डिफरेंस यही है, जिसमें कौन से और लेते हैं ये हम? सल्फाइड और। सल्फाइड और इज हीटेड। इसके अंदर कौन से और हीट होते हैं बेटा? बात करते हैं कैलकुलेशन की। इसके अंदर कौन से? कार्बोनेट और इज हीटेड। कार्बोनेट और इज, इसके अंदर कार्बोनेट और हीट होते हैं, करते हैं। दूसरा इसमें यानी पूरी ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, प्रेजेंस ऑफ O2 में काम होता है, ये लिमिटेड O2।
सीमित मात्रा में O2 देते हैं, किसे देते हैं जी? सीमित मात्रा में, इतनी चाहिए। और अब एग्जाम्पल बताना जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है कि बिना एग्जाम्पल के आपने डिफरेंस बताया तो वो गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलना। अब आपको जब हम रोस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने एग्जाम्पल लिया जिंक सल्फाइड, क्या लिया जी? और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम? तो आपका Zn अभिक्रिया किससे करेगा? पहले ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड की लेयर बनाएगा और फिर SO2 से अभिक्रिया का सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका? रोस्टिंग का। यही आपसे कह रहा है वो केमिकल इक्वेशन लिखनी जरूरी है। तीसरे में आप जब लिखोगे तो जिंक के साथ में क्या लगाओगे आप? कार्बोनेट। क्या लगाओगे जी? जब से हीट करूंगा मैं ZnO प्लस एक गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी? CO2। जब तक आप एग्जाम्पल लिखोगे ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ है द रिएक्शन ऑफ मेटल ए, द रिएक्शन ऑफ ए विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज फॉर रेलवे ट्रैक। तो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि एक मेटल ए है वो रिएक्ट करता है Fe2O3 से और रेलवे ट्रैक को ज्वाइनिंग करने में इसका यूज किया जा रहा है इनका। तो आपको पहले तो मेटल ए को आइडेंटिफाई करना है। जो जिसने रिएक्शन पढ़ी होगी उसे अच्छे से पता होगा ये मेटल क्या होने वाला है यहाँ पे? वेरी गुड। क्या होने वाला है जी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं बेटा? Al। और जब वो रिएक्ट करेगा Fe2O3 से तो ये लेयर बनाया किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और इस रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा नेम द रिएक्शन। जब नेम ऑफ द रिएक्शन की बात करते हो बेटा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट इज एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को बताया गया है आयनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और कहा गया है कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। वेयर इज एट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अब यहाँ दो बहुत ही बड़े बड़े, एक मोल्टन स्टेट वर्ड आया और एक, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी किसी ने पढ़ी हो तो वहां ये मौजूद है, लेकिन हम इतना डीपली पढ़ते नहीं है। लेकिन बोर्ड वाले हमारे चाचा नहीं है जो इतना आसान क्वेश्चन देंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है और आपसे कह रहा है कि वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पा रहा। तो रीजन बताता हूं मैं आपको, मैं रीजन बताता हूं आपको। मेरे पास NaCl है, क्या बेटा? और NaCl को बताया गया आयनिक कंपाउंड। क्या बताया बेटा? NaCl को साफ साफ क्या कहा गया है? अब आयनिक कंपाउंड कहा गया है तो NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पा रहा। तो आपने 9th क्लास सभी ने पढ़ी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, वो इजीली फ्री नहीं हो पाते। और जो कोई इजीली फ्री, तो नॉट इजीली फ्री टू मूव, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते क्या करने के लिए? मूव होने के लिए। तो इसलिए सॉलिड स्टेट से आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब आया है कि वो मोल्टन स्टेट से कर लेते हैं। अब ये मोल्टन स्टेट का अर्थ क्या है? एक्वस सॉल्यूशन तो साफ पता लग रहा है कि भाई कोई डिसॉल्व हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब ये मोल्टन स्टेट क्या है? देखो मोल्टन स्टेट का अर्थ मैं आपको बताता हूं। मोल्टन स्टेट का अर्थ होता है जब आप किसी भी लिक्विड को बाय हीटिंग के द्वारा प्राप्त करो। किसके द्वारा? यहां पे आपके पास लिक्विड प्राप्त हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है? वो बाय हीटिंग, हीट के द्वारा आपने वो प्राप्त करा है। वो हो सकता है कि आपने बर्फ को हीट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हो सकता है। तो वो कह रहा है कि मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों से यदि मैं NaCl उसमें कर दूं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो एक्वस से भी हो रही है और मोल्टन स्टेट से भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है लिक्विड में पार्टिकल थोड़े, हमने 9th क्लास में पढ़ा, थोड़े से सॉलिड से दूर दूर होते हैं। और जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इजिली क्या होंगे? जैसे बच्चा अपने घर से दूर होता है तो शरारतें कर सकता है, घर में पापा के सामने होता है तो कम करता है। तो सॉलिड पापा हो गया ना, घर में है वो उस समय, तो वहां पे पैक होकर रहता है पापा के सामने, जी पापा। लड़कियां भी ऐसी करती हैं। और बाहर लिक्विड और जो गैस हो गया वो बाहर हो गए घर से, अपने घर के बाहर आजादी करते हैं। दैट मींस मोल्टन स्टेट यहाँ लिक्विड की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन भी लिक्विड की बात कर रहा है, हीटिंग वाला और नॉर्मल लिक्विड वाला है। तो इन दोनों में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? तो जी हमारा बी पार्ट पे आ गए हम। हमने अभी पढ़ा था सोडियम क्लोराइड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं और वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट से, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास पास रहते हैं, वो इजीली मूव। लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन से कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, इजीली मूव कर लेते हैं। तो रीजन आपको पूरे क्लियर पता होना चाहिए। अभी तो मोल्टन स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। बी पार्ट कह रहा है मेटल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये मौजूद।
मतलब अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जैसे नॉर्मली आपका आयरन एल्यूमिनियम ऐसे नॉर्मली पाया जाता है, कहीं भी आप खुदाई करो कुछ भी कहीं भी प्राप्त हो जाएगा मिनरल ओर के रूप में, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं पाए जाते ऐसे फ्री स्टेट में। तो इसके रीजन क्या है? तो रीजन यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। कैसे होते हैं जी? रिएक्टिव एलिमेंट। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो इजीली फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते। क्लियर है जी? दो ही थे। हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट 3 डिफरेंस, एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताने हैं आपको। बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर मेटल डिफरेंस बताने हैं, मतलब 3 केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो फिजिकल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? फिजिकल। वो कह देते हैं कि वो सोनस है, गुड कंडक्टर है। भाई साफ साफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इजीली पढ़ो। आपसे कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है, तो जब केमिकल बतानी है तो भैया केमिकल ही बतानी है, आप फिजिकल कैसे बता दोगे? तो सबसे पहले क्या आएगा जी? फिर क्या आएगा जी? हाँ जी। तो जी बहुत ही इजी लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो मेटल होते हैं सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो उसका एक्यूरेटली जो टॉपर ने जो लिखते हैं बोर्ड वाले, जो सीट में आंसर आया इसका, जो वहां से मैंने क्वेश्चन ढूंढा था, तो जो मेटल्स होते हैं वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है बेटा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं है, तो उनसे क्या बोल सकते हैं? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आया नॉन मेटल पे। अब नॉन मेटल पे सब पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, एक आधे को छोड़ के, लाइक हाइड्रोजन को जोड़ के। अब ऑक्सीजन की बात करें तो -2, क्लोरीन की बात करें तो -1। तो इनमें नेगेटिव चार्ज होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज होना। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा पाया जाता है? नॉन मेटल में, और मेटल में कम पाया जाता है। दूसरा, जब हम रिएक्शन करवाते हैं कोई भी, तो कहा जाता है जो मेटल होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं। और जब बात करते हैं नॉन मेटल की, अब नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं, आप यहां से भी पता लगाओ। तो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, अब उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर नाम की रिएक्शन थी, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई गई और ब्लीचिंग पाउडर बना। उसके यूज में क्या लिखा हुआ कि इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। वहां से भी देख सकते हो क्लोरीन गैस होती है और उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा था वहां पे। तो आप यहां से भी पता लगा सकते हो कि नॉन मेटल जितनी भी गैसेस होती हैं वो गुड क्या होती है। और ये बहुत ही इजी पॉइंट है और बहुत सटीक पॉइंट है जो बोर्ड के आंसर शीट में लिखे हुए थे, जो आप कभी नहीं भूल सकते। ये 3 पॉइंट बड़े जबरदस्त है और बहुत ही इजी है। अब लास्ट डिफरेंस बचता है नेचर की बात करते हैं मेटल की। तो नेचर में कैसे होते हैं जी? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं जी? ऑक्साइड्स इन नेचर कैसे होते हैं जी? और ये क्या होता है नॉन मेटल? ये तो बहुत सिंपल था, आप लोगों को याद भी है, इन नेचर। तो बहुत ही आसान है। हालांकि आप ये भी लिख सकते हो हाइड्रोजन को वो करता है, लेकिन हम बहुत इजी पॉइंट में जाएंगे जो नॉर्मली पॉइंट हमें इसलिए बोर्ड में क्या हो जाए, याद रहे। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज सल्फाइड ओर। ये असाइनमेंट में दिया गया क्वेश्चन है, आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में दम है, ठीक है जी। और हम भी किसी कम नहीं है कालू भाई। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज सल्फाइड, आई नो कॉपर एक्सट्रैक्टेड करोगे आप सल्फाइड ओर से, कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपने क्या करा, कॉपर सल्फाइड लिया। क्या लिया जी? और इससे अभिक्रिया किससे करवाई? किससे करवाई? तो ये जो बनेगा आपका, आप इसे दोबारा लोगे जी, और जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? क्लियर है जी? आपसे कह रहा है वेरी स्टेप तो आपने बता दिया, लेकिन एक लेवल डायग्राम के साथ में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी आपको बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की हम बात करेंगे तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम में सबसे मेन, हाँ जी, कैथोड एनोड ही होता है सबसे मेन। यदि आप
यहाँ पे माइनस चार्ज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जोड़ोगे वो कौन से जोड़ोगे जी? कैथोड। कौन जोड़ोगे जी? और यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा रहे तो कौन जोड़ोगे? एनोड जोड़ोगे। कौन जोड़ोगे जी? और यहाँ पे आपको कॉपर को एक्सेप्ट करना है, तो कॉपर आधा इधर भगेगा और आधा, लेकिन डिपेंड करता है कि जो प्योर कॉपर है कहां जाएगा और इम्प्योर कॉपर, ये आपके एनोड मड होती है। क्या होती है जी? ये आपका टैंक हो गया। ये दो चीज बतानी जरूरी है, कैथोड पे माइनस चार्ज होगा और एनोड पे। अब मैं बात करूं, कैथोड भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एनोड भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस पे माइनस चार्ज, उस पे। अब मेरा जो कॉपर होता है, कॉपर में कैसा चार्ज होता है जी? प्लस। जो प्लस चार्ज होता है तो वो माइनस तरफ भगेगा, पॉजिटिव तरफ भगेगा। तो यानी जो कैथोड पे आपका प्योर कॉपर डिपॉजिट होता है। कौन सा कॉपर? प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा। और बात करते हैं एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट पे, कौन सा होगा जी? इम्प्योर। तो एक नंबर में कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर रहे हो आप कॉपर की, तो कैथोड पे किस प्रकार का मेटल अटैच होता है? तो प्योर होता है, और इस पे इम्प्योर होता है। जैसे कि मैं आंसर बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो सोडियम मेटल को रखते हैं इमर्ज केरोसिन ऑयल में। तो सोडियम मेटल को क्यों डुबो कर रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम मेटल क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो आग पकड़ लेता है। कहां पे? खुले में रखने पे जी। और सेकंड क्वेश्चन ये भी समझ में नहीं आया था, एलॉय और गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है डिफरेंस? एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा? मेटल को जब मेटल के साथ में जोड़ा जाता है या फिर नॉन मेटल के साथ में। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब आप जिंक की लेयर किसी भी मेटल पे, आयरन मेटल पे डिपॉजिट कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। एलॉय क्या करते हैं? जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उससे क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या हो जाती है? इंप्रूव है, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी।
और गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये इसलिए डिपॉजिट किया जाता है ताकि हम कोरोजन से बच सके लंबे समय तक। हमारे पास क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड। तो सबको पहले तो पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जहां भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, आयनिक कंपाउंड। और शेयरिंग होते हैं तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्यों होता है? तो हम लिखेंगे बिकॉज वी नीड हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू ब्रेक डाउन इंटर आयनिक, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके अंदर के जो सॉलिड पार्टिकल उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। तो आपने सभी ने फॉर्मेशन सीख रखी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है सोडियम ऑक्साइड। क्या है बेटा, सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि Na की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्साइड की -2, वैलेंसी सेम नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए ये 2 यहां जाएगा और 1 इसलिए बना Na2। ये मैं ये भी बता दूं आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। जब मैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, फिर 8 और फिर तो उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Na के कितने यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल। तो आउटरमोस्ट से कितने, 1 और 1 यहाँ बनेगा तो 1 यहाँ बनेगा जी। अब आई बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, 8। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहां से मिल गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, 1 लिया, 6 और 2 8। उधर जाके सोडियम पे कैसे आ जाएगा, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा, ट्रांसफर करा है, और जिसने लिया है उस पर कैसे आ जाएगा। और Na कितने थे बेटा, 2, इसलिए 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन हमसे लिए थे इसने। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2, सेम वैलेंसी। तो क्या आ गया बेटा, MgO आ गया। अब आप देखो यहाँ पे MgO का नंबर कितना होता है, 12। क्या नंबर होता है, तो पहले में 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर कितने भरेंगे, 2। पहले में 2, फिर 8, फिर 2। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पे थे जी, MgO। अब मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में दोनों बना दिया हमने। बात ऑक्सीजन की हो रही है और नंबर कितना है जी, 8, 2 और 6। तो ऑक्सीजन के एंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं जी, ऑक्सीजन के एंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, तो 1 इधर जाएगा और 1। तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे जाकर क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो Mg पे चार्ज कैसे आएगा, +2 का Mg ने क्या करा है, ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने लिए तो कैसे चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, कितने थे जी, और 2 यहाँ से आ गए। क्लियर है जी।